रिलायंस पावर की स्टडी करेंगे आज। मेरा नाम है सौरभ बिस्ट। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आपका स्वागत है मेरे चैनल पैनी बैगर में। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कि बिजनेस प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है रिलायंस पावर की। तो ये जो मैप है ये इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप भी जाके देख सकते हैं। देखिए इनके पास कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैप में इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे अभी ये है रिलायंस पावर की प्रेजेंस। इसकी चलिए एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड अ एक्सेल फाइल जिसमें मैंने इन सबको समराइज कर रखा है एक टैबुलर फॉर्म में। चलिए वो देखते हैं। तो ये देखिए इनके ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम हैं। ये शासन में इनका बेस्ट प्रोजेक्ट है अभी, और इसकी जो कैपेसिटी है वो आप यहाँ देख सकते हैं, 3960 मेगावाट की कैपेसिटी है। ऐसे ही इनके पास रोज़ा में फेज़ वन फेज़ टू 1200 मेगावाट कैपेसिटी। बूटी बोरी पावर प्रोजेक्ट जो कि लास्ट ईयर पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट बंद रहा है। तो ऑल्दो ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है लेकिन ये लास्ट ईयर क्योंकि रनिंग में नहीं था, तो दैट्स वाई आई हैव मार्क्ड इट एज रेड। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हैं एंड कौन कौन से स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक ये बांग्लादेश में भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं बांग्लादेशी गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो इट इज़ ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन एंड इट्स अ गैस बेस्ड प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये सोलर में भी है, लेकिन जो भी रिन्यूएबल में इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। तो मेनली जो इनकी आज की डेट में कैपेसिटी है वो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कोल के प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद इनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हाइड्रो में भी हैं, लेकिन वो सारे के सारे प्रोजेक्ट अभी अंडर डेवलपमेंट हैं। बेसिकली अंडर डेवलपमेंट है, अभी कब तक बनेंगे क्या बनेंगे किसी को कुछ पता नहीं है। अभी इन्होंने एक 6000 मेगावाट का एमओयू साइन कर रखा है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ भी, बट उसमें कुछ प्रोग्रेस खास हुई नहीं है। ऑल्दो 2025 तक उसका प्लान था कि वो कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स सी आगे कैसे क्या होने वाला है। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं वो एमओयू ही दिखा देता हूँ। देखिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड रिलायंस पावर के बीच में। ये 2015 में साइन हो गया था। इसमें 6000 मेगावाट कैपेसिटी की जनरेशन की बात करी गई थी और 2025 में इसको कंप्लीट करना था। तो अभी तक ऐसा कुछ इसमें खास प्रोग्रेस हुई नहीं है, एंड हुई भी है तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। ऐसा कोई डिक्लेरेशन, कोई कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट, कुछ ऐसा खास सुनने को मिला नहीं है। तो अगर ये जनरेशन, ये सोलर प्लांट लगा पाती है रिलायंस टाइम से, तो इसको बहुत हेल्प होती है क्योंकि जो फ्यूचर है वो ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी का ही है। फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं सारी कंट्रीज ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है बहुत सारी कंट्रीज ने, और उनको इंडिया ने भी साइन किया है। और उनको अब अपना फुटप्रिंट्स कार्बन एमिशन का कम करना है। तो इसी के लिए टाटा जो पावर है उसने बोला है कि 2025 तक वो अपना 60% जो जनरेशन है वो रिन्यूएबल पे शिफ्ट कर देंगे, और अदानी भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो लेट्स सी रिलायंस पावर इसमें कैसे क्या कर पाता है। चलिए एक बार इसका रिलायंस पावर का हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए एम कैप कंपनी की है 1697 करोड़ रुपए की, और इसका स्टॉक का जो पी है प्राइस अर्निंग रेशियो वो 7.49 का है। एंड अगर आप देखेंगे कि जो करंट प्राइस है वो है 6.05 का। इसमें जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसमें 10% का अपर सर्किट लगा था। तो जो इसका प्राइस है वो 51 पैसे बढ़ के 6 रुपये 5 पैसे पे क्लोज हुआ था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो ठीक है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बुरा है, 1.88%। क्योंकि ये सारा का सारा डेट रिटर्न कंपनी है, इनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इक्विटी होल्डर, शेयर होल्डर के लिए कुछ इसमें बच नहीं पाता है। जो भी कमाई होती है वो बेसिकली डेट के पैसों से ही हो रही है, और वो डेट सर्व करने में ही चली जाती है। डिविडेंड इस कंपनी ने दिया नहीं है अभी रिसेंट पास्ट में, तो डिविडेंड यील्ड जीरो की है। कंपनी ने अपना जो लो बनाया था वो 1.66 का बनाया था, और हाई कंपनी का करंट का चल रहा है 52 वीक्स का। अगर हम एक बारी शेयर चार्ट पे देखें इसका, तो देखिए कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो बहुत ही धूमधाम से हुई थी।
और बहुत ही ज़्यादा हाईली इसका शेयर बम्पर गया था, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था बहुत ज़्यादा, एंड गिरते 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 कंपनी आज की डेट में पेनी स्टॉक बन चुकी है। तो कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं कंपनी के। प्रोज में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस एक दो चीज़ें हैं कि कंपनी ने रिसेंट पास्ट में अपना जो कर्जा है वो रिड्यूस किया है, और जो इसका स्टॉक है वो बुक वैल्यू के 0.14 टाइम चल रहा है बेसिकली। तो बुक वैल्यू जो है इसकी बेटर है 43 रुपीज़ की है। और अगर कॉन्स में देखें तो बहुत सारी भरमार है कॉन्स के। सबसे ज़्यादा तो ये कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लो है, यानी कि जो कंपनी को अपना डेट सर्व करने में, इंटरेस्ट सर्व करने में तकलीफ होती है। और जो ग्रोथ है कंपनी की वो भी बहुत पुअर है, -5.08% की ग्रोथ है। प्रमोटर होल्डिंग 9% पे आ गई है रिडक्शन होते होते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शेयर वर प्लेज्ड टू द बैंक्स बाय प्रमोटर्स, और बैंक्स ने वो शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं जिसकी वजह से होल्डिंग हो गई है कम। और जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो धीरे धीरे वो शेयर्स को मार्केट में अपलोड भी करते रहेंगे टू रिकवर देयर मनी। कंपनी का जो रिटर्न इक्विटी एज आई जस्ट सेड यू कि वो कुछ खास नहीं है, कंटीजेंट लायबिलिटी बहुत है कंपनी की। और अगर हम देखें कंपनी का कुछ रिसेंट ईयर्स की परफॉर्मेंस देखें, अभी इसने 2021 का रिजल्ट पब्लिश किया है जिसमें इसने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 439 का एंड आफ्टर टैक्स 229 का। बट इसमें भी एक कैच है, वो मैं अभी आऊँगा इस पे कि क्या कैच है, कंपनी ने क्या करा है जिसकी वजह से ये प्रॉफिट शो हुआ है। लेकिन पहले एक मोटा मोटा एनालिसिस यहाँ पे हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो अगर आप देखेंगे सेल्स की ग्रोथ है, तो सेल्स की ग्रोथ कंपनी की यहाँ से अगर हम देखें तो डिक्लाइनिंग पे ही है 2016 से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 2016 से 17 में मार्जिनली बढ़ी, लेकिन फिर 18 में घटी, फिर 19 में और घटी, फिर 20 में, और अभी 20 से 21 में हल्की सी ग्रोथ है। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि जो कंपनी के ऑलरेडी पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं वो टर्मिनेट्स हो रहे हैं एंड वो रिन्यू नहीं हो रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन भी पूरा तरीके से नहीं हो पा रहा है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे देखेंगे तो 2016 से पहले नीचे पे आए हैं, अभी एक ट्रेजेक्टरी ऊपर की वापस पकड़ी है। जो सबसे इंकरेजिंग बात है पूरी कंपनी के उसमें वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। तो अगर आप देखेंगे तो मार्जिन आर इंक्रीजिंग, ऑल्दो सेल्स इज डिक्रीजिंग, बट जो हमारा मार्जिन है वो इंक्रीज कर रहा है। तो कंपनी का फोकस है कि कम एसेट्स हों, उन पे हम कम रेवेन्यू जनरेशन करें, लेकिन जिन पे भी करें उस पे हम प्रॉफिट की तरफ को ही जाए रेदर देन मेकिंग लॉस। अगर आप देखेंगे कि जो कंपनी है वो ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट अर्न कंसिस्टेंटली कर रही है। ऑपरेटिंग लेवल मतलब जो कंपनी का मेन कोर बिजनेस है उसमें तो कंपनी को प्रॉफिट है, लेकिन कंपनी लॉस में आ जाती है, रीजन बिकॉज ऑफ द डेट इट हैज टेकन। तो जो कंपनी ने कर्जा ले रखा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है। अगर आप देखेंगे तो ह्यूज इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपनी को, 3-3 हज़ार करोड़ रुपए का आप केवल इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो देखिए अपना जो पीबीटी है वो लास्ट 2 इयर्स में तो ह्यूजली नेगेटिव था, इस साल पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आ रहा था इसी वजह से कंपनी का अपर सर्किट भी लगा है अभी, लेकिन इसमें हम वापस आएंगे कि क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं है, तो वी विल गेट बैक इनटू दिस। तब तक आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट 229 का एंड ईपीएस 0.82 का। देखिए कंपनी 3 साल बाद अगर आप देखेंगे तो पहली बार कंपनी पॉजिटिव ईपीएस पे आई है, उससे पहले नेगेटिव अर्निंग पर शेयर चल रहा था। अगर अर्निंग पर शेयर नहीं होगा किसी कंपनी का तो उसका शेयर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। फॉर मेकिंग द प्राइस इंक्रीज कंपनी को अर्न करना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट पे आते हैं कि इसकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है। तो आप देखिए शेयर कैपिटल जो है वो कंसिस्टेंट है, कोई नई इक्विटीज कंपनी ने फ्लोट नहीं करी है क्योंकि सब्सक्राइब भी नहीं होने वाली है। कंपनी की हालत बुरी है, तो कोई नया पैसा इक्विटी के थ्रू आना डायरेक्टली एक लॉन्ग शॉट है, बहुत मुश्किल चांस है उसका। रिजर्व में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व ओवर द टाइम डिक्रीज हो रहे हैं,
पहले 18,000 करोड़ के होते थे, अब 9,000 करोड़ के हो गए हैं, तो दे आर ऑन डिक्लाइनिंग वर्ज। बोरोइंग्स में जहां देखेंगे आप, तो बोरोइंग्स में भी आपको एक डिक्लाइन दिखेगा, क्योंकि जो अनिल अंबानी जी हैं वो क्या ट्राई कर रहे हैं अभी कि लोन रिस्ट्रक्चर हो सके जितने से जितने पॉसिबल, जो रीपेमेंट टर्म्स हैं वो उनको लीनियंट मिल सके एंड इंटरेस्ट रिडक्शन मिल सके। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बैंक्स ने इनको जो रिस्ट्रक्चरिंग करके दी थी तो उसमें स्प्लिट कर दिया था अपना डेट। तो जब डेट स्प्लिट करा था तो कुछ डेट तो उन्होंने सर्विसेबल डेट रखा था, कुछ डेट को उन्होंने आगे को कराया है, और भी फर्दर डील्स वो क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस। तो अदर लाइबिलिटीज अगर आप देखेंगे तो ये इंक्रीज ही हो रही है। पहले 9,000 करोड़ की होती थी 17-18 में, और अब लगभग लगभग 18,000 करोड़ की है। फिक्स एसेट्स, क्योंकि कंपनी ने कोई नए एडिशंस इतने स्केल पे कर नहीं पा रही है, तो फिक्स एसेट्स में आपको एक कांस्टेंट चीज देखने को मिलेगा। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो आप देखेंगे तो ओवरऑल रिडक्शन आ रही है, क्योंकि नए एसेट्स में कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है। रीजन भी कंपनी के पास रिजर्व्स है ही नहीं। ठीक है, तो ये कंपनी की बैलेंस शीट है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कैश फ्लो। कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी का ऑपरेटिंग से है, इट्स अ नेट पॉजिटिव। ऑपरेटिंग लेवल पे कंपनी अर्न कर रही है, यही रीजन है कि कंपनी अभी तक सरवाइव कर रही है। ऑल्दो पेनी स्टॉक है, बट सरवाइव कर रही है। आप देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे कंपनी को ह्यूज लॉस होता है, इसलिए जो नेट कैश फ्लो होता है वो हमेशा कम आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, तो बेसिकली जो भी कंपनी ने पैसा लिया है मार्केट से, उस पैसे को जो रीपे कर रहा है या जो पैसे का हम इंटरेस्ट देंगे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो जो कर्जा ले रखा है वो कर्जे की जो इंटरेस्ट कॉस्ट हम सर्व कर रहे हैं वो सब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पार्ट बनेगी। तो आप देखिए कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन फाइनेंसिंग पे उसको लूज कर देती है। देखिए, तो रिलायंस पावर जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसके अंदर वेरियस सब्सिडरीज आती हैं। तो जितने भी पावर प्लांट्स हैं बेसिकली सब एक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनको ऑन करती है, और वो जो रिलायंस पावर है वो सबकी होल्डिंग कंपनी है। तो इसके अंदर टोटल देखिए आप 35 सब्सिडरीज, 38 सब्सिडरीज और 3 एसोसिएट्स कंपनी भी इन्वॉल्व है। अगर आप, जो मैं आपको बात बता रहा था कि क्या चीज़ वहाँ पे अलग है, तो बेसिकली क्या है, अगर ऑडिट रिपोर्ट आप स्टडी करेंगे तो ऑडिटर ने क्या बोला है कि कुछ क्वालिफिकेशंस हैं कंपनी के अंदर। तो अगर वो क्वालिफिकेशंस, मैं आपको पहले बता देता हूँ क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन ये है कि कंपनी ने जो एक डेप्रिसिएशन का मेथड लगाया है सब्सिडरीज में और होल्डिंग में वो डिफरेंट है। तो ये बेसिकली ट्रिक्स प्ले करी जाती है बाय द मैनेजमेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज देयर प्रॉफिट इन द फाइनेंशियल्स। तो ऑडिटर ने उसको ऑब्जर्व किया है और उस पर पॉइंट आउट किया है कि जो डेप्रिसिएशन मेथड यूज हुआ है वो अलग है। प्लस कंपनी ने क्या करा है कि एक कंटीजेंसी रिजर्व जो है वो राइट ऑफ करा है, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है इस बारी। तो अगर कंपनी ये सारे के सारे जो ऑडिटर्स ने क्वालिफिकेशन दी है उसको इनकॉर्पोरेट करती, मतलब वो चीज़ें नहीं करती जो ऑडिटर ने पॉइंट आउट करा है कि ये आपने ये चीज़ें करी हैं, तो कंपनी का जो पीएनएल होता, जो कंपनी की इनकम स्टेटमेंट होती, वो डिफरेंट होती ऑल टुगेदर। ये है बिफोर एडजस्टिंग और ये है आफ्टर एडजस्टिंग। आप देख सकते हैं कि आफ्टर एडजस्टमेंट करने के बाद कंपनी ने बिफोर एडजस्टमेंट में बोला कि हमको प्रॉफिट हुआ है 453 करोड़ रुपीस का, लेकिन अगर ऑडिटर्स ने जो पॉइंट आउट करी हैं चीज़ें उसको एडजस्ट कर दिया जाए तो प्रॉफिट नहीं, कंपनी को लॉस होता 457 करोड़ रुपीस का। तो देखिए 900 करोड़ की एडजस्टमेंट्स हैं। तो 0.82 का जो ईपीएस इन्होंने पॉजिटिव डिक्लेयर किया है इस बारी, वो नेगेटिव हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स अच्छे दिख रहे हैं आम जनता को, वो उतने अच्छे भी नहीं हैं। उनमें कुछ चीजें हैं जो कि देखने लायक हैं। अब वो चीजों के बेसिस पे ऐसा नहीं है वो चीजें गलत हैं, वो चीजें लेकिन क्वेश्चनेबल हैं, इसलिए ऑडिटर ने उसको क्वालिफाइड ओपिनियन में डाला है
कि ऑडिटर इज एग्रीइंग विथ ईच एंड एवरीथिंग स्टेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट दीज 3-4 पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ऑडिटर ने मेंशन करे हैं। इफ़ यू वांट तो अगर आप बोलेंगे तो मैं अगले वीडियो में आपको ये पॉइंट्स बता दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी इसको कट शॉर्ट करते हैं एंड लेट्स मूव इनटू अनदर थिंग। एक देखिए बड़ा ही अच्छा एस्पेक्ट है इसका, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक चार्ट टेबुलर फॉर्म्स है। इस पे मैंने कंपनी का प्रिपेयर किया है कि अगर कंपनी को, ये देखिए, अगर कंपनी का जो ईपीएस है वो सेम रहता है अर्निंग पर शेयर, और जो कंपनी का प्राइस अर्निंग है वो किसी तरीके से बढ़ जाए, क्योंकि आज की डेट में कंपनी का प्राइस अर्निंग है 7.5 का, तो कंपनी का शेयर कहाँ पहुंचेगा। तो देखिए अगर आप 7.5 रुपये की जो प्राइस अर्निंग है इस पे मेंटेन करते हैं तो आज का करंट प्राइस आता है 6.05, जो कि आपको दिख रहा होगा, लेकिन 6.14 राउंडिंग ऑफ का फर्क आता है। तो और अगर ये पी ही 10 रुपये हो जाए, पी क्या होता है सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। पी इज बेसिकली जो अर्निंग के बेसिस पे हम करंट मार्केट प्राइस पे आते हैं, तो जो उन दोनों का रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं पी रेशियो, दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। तो एक पी किसी कंपनी का जो होता है वो मार्केट सेंटीमेंट पे डिपेंड होता है। कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो उसका पी हमेशा हाई होगा, कोई कंपनी बेकार परफॉर्म करेगी तो उसका पी लो होगा। तो देखिए अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगती है, बेटर क्वार्टर रिजल्ट देने लगती है, तो जो उसका पी होता है वो ऑटोमेटिकली हाई की तरफ जाने लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो टाटा पावर का भी पी है वो 30 के आसपास है। तो यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उसको 30 का प्राइस देते हैं उसके अर्निंग के कंपैरिजन में, क्योंकि टाटा एक मोर स्टेबल कंपनी है टाटा पावर इन कंपैरिजन टू रिलायंस पावर। लेकिन अगर रिलायंस पावर भी अच्छा परफॉर्म करेगी इन फ्यूचर तो उसका पीई भी बढ़ेगा। तो अगर देखिए इसका पीई केवल 10 रुपये हो जाता है तो इसका प्राइस हो जाएगा 8.2। अगर 15 हो जाएगा तो 12.3, ऐसे ही 20 हो जाएगा तो 16.4, 25 हो जाएगा तो 20.5, 30 हो जाएगा तो 24.6। देखिए एंड सेकंड जो टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है ये मैंने कंपेयर करने के लिए बनाया है कि अगर आपका जो पीएटी है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कितना होना चाहिए कि आपका जो पी है वो जस्टिफाइड हो। मतलब मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर आपका 229 करोड़ रुपीस का आज की डेट में 7.49 का पी है और 229 का पीएटी है, तो मेरा जो प्राइस है वो 6.14 है, क्योंकि रिलायंस के जो शेयर हैं वो इशूड है 279 करोड़। ये कांस्टेंट रहेगा। आप समझिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे पीई जो है, अगर ईपीएस 1 रुपये हो जाती है 0.82 से, यानी कि अर्निंग पर शेयर हमारी बढ़ना चालू हो जाती है, और पीई भी साथ साथ बढ़ता है। क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी तो कंपनी का पीई ऑटोमेटिकली मार्केट अप करेगी। तो जैसे ही ईपीएस 1 होती है और मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि 10 का पीई उसको देती है मार्केट, तो जो हमारा प्राइस है वो 10 रुपये हो जाएगा। लेकिन ये होने के लिए जो कंपनी को प्रॉफिट अचीव करना पड़ेगा, दैट इज पीएटी, वो करना पड़ेगा 279 करोड़ का। सेम अगर कंपनी को 1.2 का ईपीएस अर्निंग पर शेयर अचीव करना है तो कंपनी को प्रॉफिट करना पड़ेगा 335 करोड़ रुपीस का। ऐसे ही 1.5 ईपीएस के लिए 419 करोड़, 2 के लिए 559 करोड़, 2.25 के लिए 629 करोड़। देखिए अगर आपको 2.25 का पी मिलता है और 2.25 का ईपीएस मिलता है, सॉरी माफ कीजिएगा, और 30 का पीई मिलता है, तो आपका जो प्राइस होता है वो 67.5 रुपीस हो जाएगा, करंट मार्केट प्राइस। आप समझ रहे हैं। आपका जो ईपीएस है दैट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड उस ईपीएस के बेसिस पे मार्केट आपको पी देती है। आपकी जो प्राइस है वो कितना मल्टीपल होता है वो मार्केट डिसाइड करती है। लेकिन जैसे जैसे ईपीएस बढ़ेगा तो आप मेक श्योर कीजिएगा, आप देखिएगा जो कंपनी का जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी तो उसको मार्केट हायर प्राइस देगी। अगर ये एक मैंने बेसिकली एक वेग आइडिया डाला है कि कैसे क्या होगा, तो ये हो गया हायर एंड पे, यानी इस कंपनी का प्राइस हायर एंड पे 629 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट मैं इसको अभी जाते हुए नहीं देखता हूँ, क्योंकि ऑल्दो इस बारी प्रॉफिट जो गया है वो 229 करोड़ रुपए का। लेकिन 229 करोड़ के प्रॉफिट में मैंने जैसे आपको बताया काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स हैं, तो वो एडजस्टमेंट हर बारी नहीं होंगी।
तो प्रॉफिट इतनी रिसेंटली ऊपर तो नहीं जाएगा। तो जो प्राइस है वो हायर एंड पे 67.5 का होने वाला है। तो फॉर ए मल्टी बैगर आप अगर 10x का रिटर्न लेते हैं आज से 6 रुपये से, तो 67.5 अचीवेबल है अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो। ठीक है, अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि कंपनी, और दूसरा केस एक बार हम देखेंगे, अगर कंपनी सपोज करिए अर्निंग तो हमको दे रही है लेकिन मार्केट उसको पी नहीं देता, उसके भी रीजन हो सकते हैं। जैसे सपोज करिए अर्निंग तो आ रही है लेकिन जो हमारा कर्जा है वो भी है वहाँ पे, और हमारे को इन्वेस्टर्स को लगता है, मार्केट को लगता है कि ये सर्विसेबल नहीं है डेट, ये कंपनी का जो फ्यूचर है, ये अर्निंग इतनी अच्छी नहीं है कि वो कर्जा रिकवर हो सके। तो जो पीई है, वो जो करंट पीई है, अगर वही रहता है तो भी शेयर कितने तक जा सकता है। तो देखिए, अगर आप ये जो, अगर हम केवल प्रॉफिट ही इंक्रीज कर दें और करंट पीई पे ले, यानी कि केवल हम कंपनी प्रॉफिट इंक्रीज करें, मार्केट उसको अच्छा कंपनी को समझ रही है नहीं समझ रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर हम देखें और पी जो आज की डेट में है वो भी मेंटेन रखें अगर, तो हम 16.85 के मैक्सिमम प्राइस तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, मुझे लगता है कि जो रेंज रहने वाली है इस शेयर की इन फ्यूचर, फ्यूचर मतलब मैं एकदम शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूंगा, आई विल टॉक अबाउट कि 2 से आगे साल, 2+ ईयर्स की, तो वो 17 रुपए से लेकर 67.5 के रेंज में ये शेयर ट्रेड कर सकता है, इसमें पोटेंशियल है। तो यानी कि अगर आप आज की डेट में इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपका 2 साल प्लस का हॉराइजन है, तो ये आपको मिनिमम 3x की रिटर्न और मैक्सिमम 10x की रिटर्न दे सकता है। तो दिस इज द रेंज इन विच द शेयर इज गोना ट्रेड। तो देखिए यहाँ पे कितने शेयर्स हैं, 279 करोड़ शेयर्स हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास 9%, पब्लिक के पास 90%, जो कि बहुत ही हाई रेड फ्लैग है क्योंकि सारा शेयर पब्लिक के पास आ चुका है ऑलमोस्ट, प्रमोटर्स के पास कुछ बचा नहीं है ज़्यादा। तो बहुत मुश्किल है कि ऐसी कंपनीज का टर्न अराउंड होना, क्योंकि वहाँ पे प्रमोटर का इंटरेस्ट रहता नहीं है। तो इसका एक डिटेल एनालिसिस स्क्रीनर पे करते हैं हम। तो वापस आते हैं screener.in पे। तो देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो प्रमोटर्स का शेयर जो है वो आप देखेंगे 75% से ग्रेजुअली डिक्लाइन होता गया, क्योंकि प्रमोटर्स ने शेयर प्लेज कर रखे थे और वो शेयर्स बैंक्स लेते गए, और आज की डेट में जो शेयर्स हैं प्रमोटर पे बचे नहीं है। तो एफ आई आईज का देखेंगे तो एफ आई आईज ने भी अपना शेयर जो है वो बहुत रिड्यूस करा था, बट इस क्वार्टर में इंक्रीज किया है क्योंकि एफ आई आईज को अंदाजा था कि थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा तो शेयर जंप करेगा, इसलिए शेयर देखिए 10% बढ़ा भी है। डी आई आईज ने लेकिन जो पोजीशन है अपनी वो घटाने की ही मेंटेन कर रखी है। तो पिछले क्वार्टर में 5.94 से डी आई आई ने 4.25 कर दिया। गवर्नमेंट की तो नॉमिनली इसमें होल्डिंग है 0.01 की, और मेजर शेयर देखिए आप ओवर द टाइम पब्लिक के पास जा रहा है, विच इज़ अ रेड फ्लैग। तो कैसा लगा आपको दोस्तों मेरा एनालिसिस, बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर कोई क्वेरी हो रिलायंस पावर को लेके तो प्लीज़ पोस्ट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी सारे कमेंट्स को पढूं और उनको आंसर करूं। ये दोस्तों मेरा पहला वीडियो है, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अब ये वीडियो पसंद आया तो एक थम्स अप दीजिए, एंड प्लीज़ स्टे इन टच और सेफ रहिए। थैंक यू।